से डॉक्टर सुदीप जैन हैं, नई दिल्ली स्पाइन सॉल्यूशन इंडिया के डायरेक्टर। हम इनसे जानेंगे कि रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों से कैसे बचाव कर सके, कोरोना के बाद कितने बीमारी और बढ़ी है, ये सब जानकारी करेंगे। लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका समय देने के लिए। दिल्ली से आप आए हैं, कानपुर आए हैं जी। और यहाँ पे भी कई मरीज आजकल स्पाइन के डिसऑर्डर के हो रहे। सर एक्चुअली स्पाइन डिसऑर्डर के बारे में बताइए, क्या है ये? देखिए, कमर की रीढ़ की हड्डी का ढांचा इस तरीके से है कि एक के ऊपर एक हड्डियां होती हैं और उनमें कुशनिंग के लिए बीच में डिस्क होती है जो हमारे मेरुदंड को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, बेंडिंग पावर देती हैं। 3 भाग हैं हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी के। गर्दन की नाड़ का भाग जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, बीच का हिस्सा जिसको डॉर्सल या थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं, यहाँ से पसलियाँ निकलती हैं, और नीचे का हिस्सा जिसको लंबर स्पाइन या लोअर बैक बोलते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए पीछे की तरफ जॉइंट्स होते हैं इन हड्डियों के बीच में। कमर की रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी इन्हीं जोड़ों से मिलती है, और सपोर्टिंग लिगामेंट्स और पूरा मांसपेशियों का, मसल्स का ढांचा होता है, पुट्ठे जैसे हम बोलते हैं कमर की रीढ़ की हड्डी के। इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर के इंजरी होने की वजह से, डीजनरेशन होने की वजह से, किसी भी स्ट्रक्चर में चेंजेस, कड़ापन आने की वजह से स्पाइन की बीमारियां हो सकती हैं। वो डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर की रीढ़ की हड्डी के जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है जो उसके लिगामेंट्स और मांसपेशियों से उसको मिलती है। दौड़ भरी जिंदगी में इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लोगों को? जी, कमर की रीढ़ की हड्डी मेरुदंड है हमारे शरीर की धुरी है जिस पे पूरा शरीर काम करता है। हर पोजीशन में इसको लोड भी लेना होता है, वेट बियरिंग करनी होती है, और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी होती है। चाहे हम चलते हैं, झुक के काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, तो मेजर जो बॉडी की लोडिंग, वेट बियरिंग जो है वो हमारे मेरुदंड के थ्रू होती है, जिसमें लोड हड्डियों के ऊपर, डिस्क के ऊपर, कार्टिलेज, जोड़ों के ऊपर पड़ता है, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बायोमैकेनिकल एक्सेस है इस तरीके से कि किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस राइजर ना बने जहाँ पर ज़्यादा लोड पड़े, और वहाँ पर फिर जल्दी अर्ली डीजनरेशन ना डेवलप हो। हम अपने स्पाइन को अपनी हर गतिविधि में इस्तेमाल करते हैं, हर एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्पाइन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जो डीजनरेशन होता है या जो इंजरीज होती हैं, वो भी अनेकानेक कारणों से हो सकती है। लगातार बैठ के काम करने की वजह से, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से, भारी वजन का काम होने की वजह से, ड्राइविंग की वजह से, तो अनेकानेक कारण हो सकते हैं। वो ढांचा, रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर और लोडिंग इस तरीके की है कि उसको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। सर इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, जब कोरोना चालू हुआ उसका तो वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, जी। और जो आप लोग ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर क्योंकि बैठे बैठे काम हो रहा है, तो रीढ़ की हड्डी को लेके कई जो है बीमारियां बढ़ती जा रही, पर लोगों को मालूम नहीं चलता है क्योंकि वो सोचते कमर में दर्द हो रहा है और वो तेल लगवा लेते हैं, पर उतने जागरूक नहीं लोग आज के समय में रीढ़ की हड्डी को लेके जो बीमारियां हो रही हैं। रीढ़ की हड्डी के ढांचे का, हमारे मेरुदंड का डायरेक्टली हमारी नसों से, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेशन है। हमारी जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे मेरुदंड के अंदर से ही जाती है, और उसी में से नसें निकलती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी की किसी भी प्रॉब्लम को, दर्द को, किसी भी पेन को हल्के में लेना नासमझी हो सकती है। हम अगर उस पर समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी फाइन नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। हमारा जो दिनचर्या है, धीरे धीरे करके मेहनत के काम कम होते जा रहे हैं। मेनली हम लोग, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है किसी भी एज ग्रुप में, वो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, डेस्क जॉब्स हैं, जो सारा दिन बैठ के हम कंप्यूटर पे ना काम करते हैं। ज़्यादा मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, सिटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है, और हमारी सर्वाइकल डिस्क और लोअर लंबर डिस्क दोनों पे जो मैक्सिमम लोड रहता है वो सिटिंग पोजीशन पे रहता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी दौड़ने, भागने में, जीने चढ़ने उतरने में, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जितना लोड हमारी डिस्क के ऊपर पड़ता है, उतना ही या उससे ज़्यादा लोड केवल सिटिंग की वजह से पड़ता है। अब वो सिटिंग टाइम क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है, और कोरोना का जो बीच का बहुत लंबा फेज ऐसा रहा जब पूरा वर्क फ्रॉम होम था, जो थोड़ा बहुत लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे डर की वजह से,
और सारे है ना फैक्टर्स की वजह से, तो वो फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह भी अमूमन लोग सैर करने जाते थे, पार्क जाते थे, तो वो शेड्यूल जो रूटीन थे लोगों के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और उसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। घर पे वो काम सोफे पर, बेड पर बहुत आड़े तिरछे तरीके से होने लगा। जो थोड़ा बहुत भी पोस्चर का ध्यान रखा जाता था वो सारी चीज़ें कम हो गई। लोग घर सोफे पे बैठ के टीवी देखते हुए, लेट के बेड पे, लैपटॉप पे डेस्क ना काम कर रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप एक जो टीनेजर्स बच्चे जो अमूमन बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, लचीलापन बहुत होता है, स्पाइन में कार्टिलेज ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर स्पाइन संबंधित दर्द, पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन कोरोना से पहले पीडियाट्रिक और टीनेजर एज ग्रुप में लगभग बहुत अनकॉमन थे। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं पिछले 2-2.5 साल से, जहां बच्चों ने घर पे बैठ कर के अननेचुरल तरीके से पढ़ाई की है, जो एक नेचुरल एक्टिव तरीका नहीं है, उनके स्पोर्ट्स बंद हो गए, उनका मैदान में जाना, खेलना बंद हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे पास बच्चे, बहुत यंग बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे हमारे पास एज अ पेशेंट आए ना, एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास कि भाई इनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही है, इनको कमर का दर्द हो रहा है। अमूमन ये चीज़ें सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कोरोना का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का बंद होना, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, धूप मिलना बंद हो गया लोगों को, जो थोड़ा बाहर निकलने की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो सनलाइट एक्सपोजर होता था और एक्टिवेशन होता था, हड्डियों का चार्ज होती थी हड्डियां कैल्शियम से, विटामिन डी से, वो सब चीज़ें होनी बंद हुई। बोन्स वीक हुई, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हुआ यंग लोगों में। जो बुढ़ापे वाली प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा यंग लोगों में है ना देखी गई। और ये चीज़ें एक नया एक्सपोजर था हमारे लिए भी एज ए ट्रीटिंग डॉक्टर, कि हम बहुत यंग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स के लिए जो अमूमन ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कोरोना के बाद जो है 8 से 12 साल के जो बच्चे जो पहले नहीं आते थे, स्पाइन के जो रोगी हो गए जी, मतलब कोरोना के कारण जो है एक स्पाइन रोगी भी जी, पूरा एक एज ग्रुप ऐसा डेवलप हो गया। 7-8 साल के बच्चों से लेकर के 15, 16, 18 साल के बच्चे, जिनकी बॉडी ग्रोइंग बॉडी होती है, बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, कार्टिलेज स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो अमूमन और बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होती है, ऐसे बड़े होकर के लोगों की हो जाती है। स्पाइन पेन की जो प्रॉब्लम है, लंबैगो, लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ये अमूमन इस एज ग्रुप में कोरोना से पहले बहुत कुछ स्पेसिफिक कारण होते थे, जिसकी वजह से कोई चोट लग गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गया, या किसी को जन्मजात कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है, तो बच्चे ज़्यादातर जो आते थे वो स्पेसिफिक डिजीजेस के साथ आते थे, जब उनको कोई ना इस तरीके का स्पाइन में कोई स्पेसिफिक पैथोलॉजी डेवलप होती थी। लेकिन एक जनरली डेवलप होने वाला स्पॉन्डिलाइटिस वाला पेन और लंबैगो वाला पेन, जो मस्कुलर पेन, ये अमूमन इस एज ग्रुप में नहीं होते थे। ये पहली बार हमने ट्रीट किया और कर रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, पर यूपी सड़कों का हाल बड़ा खराब है जी जी। और जो कार चलाते हैं लोग, और जो क्योंकि यहाँ से लखनऊ जिसको जाना होता है या बाहर कहीं भी जाना होता है, तो सड़कों के कारण भी क्या, जो सड़कें रोड खराब है उसके कारण भी क्या स्पाइन जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, जो ये रोग है रोगी बढ़ रहे हैं इसको लेके? जी, दिल्ली की देखिए बढ़ाई तो नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली के साथ पूरा यूपी लगा हुआ है। इतना जरूर है कि जब दिल्ली से बाहर निकलते हैं, एनसीआर में आते हैं, गौतम बुद्ध नगर आते हैं, गाजियाबाद आते हैं, तो एक थोड़ा रोड कल्चर चेंज होता है ना, थोड़ा फर्क महसूस होना चालू हो जाता है। जैसे यूपी एंटर करते हैं, एक ट्रैफिक कल्चर, एक रोड कल्चर थोड़ा चेंज होने लगता है। और जैसे ऐसे यूपी में अब मैं कानपुर रेगुलरली आ रहा हूँ, पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, तो काफ़ी जगह रोड अनडेवलप्ड मिलती हैं, या एक बार ख़राब हो जाती हैं तो कोई रख रखाव नहीं होता, गड्ढे बने हुए हैं रोड्स में, बड़े बड़े टूटे फूटे ना सड़कों पे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि दिल्ली में भी बहुत लोग फील्ड वर्क की वजह से कमर की और सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बहुत परेशान होते हैं। जिन लोगों का फील्ड वर्क रहता है पूरा दिन, जिनको ड्राइव करना पड़ता है गाड़ियों में, बाइक में खास तौर पे दचके ज़्यादा लगते हैं। हाँ, यूपी में आकर के मैं वो चीज़ और ज़्यादा देख रहा हूँ
कि बहुत यंग लोग जिनका ड्राइविंग का काम ज़्यादा रहता है, पूरा दिन जिनको बाहर गाड़ी निकालनी पड़ती है, बाइक निकालनी पड़ती है, फील्ड में काम करना पड़ता है, जिनका ऑफिस जो एक जगह बैठ के काम तो नहीं करना, लेकिन जिनको बाइक वाइक बहुत निकालनी पड़ती है, टूटी सड़कों पे गड्ढे हैं, दचके लगते हैं, बहुत झटके, सीधा जर्क आता है डिस्क के ऊपर और नर्व्स के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों तरीके से परेशान लोगों को हम बहुतायात मात्रा में, मैं रेगुलर यहाँ ओपीडी करता हूँ, बहुत मरीज देखता हूँ है ना, सौयों की संख्या में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत यंग लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, और उसमें काफ़ी कारण टूटी खराब सड़कें जिन पे उनको पूरा दिन सफ़र करना पड़ता है, ख़ास तौर पे बाइकों पे। कार में थोड़ा बहुत कुशनिंग मिल जाती है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन बाइक वालों का तो बहुत बुरा हाल है। महिलाओं में कमर दर्द को लेकर काफ़ी शिकायत होती है, क्योंकि कमर में, तो क्या वो स्पाइन से उसका भी कोई रिलेशन है कि स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम के कारण कमर जी दर्द? जी जी महिलाओं में स्पाइन का डीजनरेशन या स्पॉन्डिलाइटिस होना और हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना कम से कम 10-15 साल पहले से चालू हो जाता है। और अगर इसके रूट कॉज पे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से बात करना चालू करेंगे, तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। में जो डिफरेंस किया जाता है, शुरुआत बहुत अर्ली एज से हो जाती है। लड़कों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप जाइए, खेलिए, कूदिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। उनका कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा बाउंड किया जाता है कि भाई आप इतना बाहर मत निकलो, लेकर के भी, खुराक को लेकर के भी एक जो मानसिकता है कि भाई लड़कों को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, और ज़्यादा दूध और ज़्यादा हाई प्रोटीन और ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन डी चाहिए। तो वो शुरुआत ऐसी होती है। उसके बाद यंग एज में शादियां हो जाती हैं इंडिया में, ख़ास तौर पे छोटी जगहों पर, छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में अभी भी बहुत ज़्यादा कल्चर है बहुत यंग एज में मैरिज करने का, जब तक शरीर पूरे तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता है। अब अर्ली एज में शादी होती है तो अर्ली एज में प्रेगनेंसी होती है, और प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा लोड है शरीर के ऊपर, तरीके से प्रभावित करता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत लंबा फेज है वो, और उसके अलावा उसके बाद भी उस बच्चे की जो बहुत लंबी केयर है उसमें माँ का मेन रोल रहता है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो। चाइल्ड बियरिंग से जब वो निकलती हैं तब तक शरीर काफ़ी खोखला हो चुका होता है, बोन्स ऑलरेडी काफ़ी यंग एज में वीक हो चुकी होती हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी चालू हो जाता है। फिर मीनोपॉज वाला फेज आता है, वजन बढ़ने लगता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल सपोर्ट बॉडी का कम हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे, और औरतें ज़्यादातर होम बाउंड रहती हैं, खास तौर पे कस्बों में, देहात में। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो उनकी बोन्स की और स्पाइन की डेवलपमेंट को और स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, और इस वजह से जो चेंजेस मेल्स में 60-65 की एज में जाकर के होते हैं, वो फीमेल्स में 10-15 साल पहले वो डीजनरेशन और हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना लगभग 45-50 साल की उम्र में चालू हो जाता है। तो औरतें अक्सर ज़्यादा परेशान पाई जाती हैं। सर, आखिरी में सवाल कि किस तरह से स्पाइन इन्फेक्शन या स्पाइन डिसीजेस से बचाव किया जा सके यंग एज के लोगों के लिए भी, और जो आज वृद्ध हो चुके हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ज़्यादातर कमर की, रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं, और आजकल अर्ली डीजनरेशन हो रहा है। जो डीजनरेशन ओल्ड एज में होना चाहिए वो अब यंग एज में स्टार्ट हो गया है, मिडिल एज में स्टार्ट हो गया है, लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से। majority 80-90% जो स्पाइन डिजीजेज हैं, चाहे वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, जो हम कॉमनली से ना सुनते हैं कि भाई स्लिप डिस्क हो गया है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, बैक पेन हो गया है, सर्वाइकल हो गया है ना, शाइटिका हो गया है, नसें दब गई हैं, ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल और डाइट रिलेटेड है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके हम फिजिकली एक्टिव रहें, रेगुलर वॉक करें, सैर करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम करना। आजकल योगा के ऊपर इतना स्ट्रेस है, हमारे देश का है योगा, और हम नहीं करते हैं और पूरी दुनिया करती है ना। अगर हम यंग एज से, स्कूल से बच्चों को ट्रेन करें कि योगा एक बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है, हमें स्पोर्ट्स में ना पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसको ऐसा अडेप्ट करना चाहिए कि वो हमारे दिनचर्या का पार्ट हो। बड़े होकर के भी, वर्किंग होने के बावजूद भी, बिजी होने के बावजूद भी, तमाम तरीके के स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद भी, जब तक वो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनेगा कि हमें रोज खेलना है,
कोई स्पोर्ट्स अडेप्ट करना है, योगा करना है, हम परेशान रहेंगे। वजन बढ़ेगा। खास तौर पे इंडिया में इंडिया दुनिया की डायबिटीज़ और मोटापा कैपिटल बन चुकी है ऑलरेडी। हमें अभी इसका वेट नहीं करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का डायबिटीज़ और मोटापा कैपिटल है, और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, जो इंडियन जेनेटिक्स है, कि ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, और इसका काफ़ी हद तक लगातार बैठ के काम करने की वजह से जो खराब पोस्चर ना और ख़राब डाइट, हम लोगों का जो खान पान, जो कुकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल घी का जो अत्यधिक इस्तेमाल है। पूरा टोटल कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तले हुए के ऊपर है, उबले का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी जो फुल कुकिंग है वो टोटल तली हुई कुकिंग है। तो ये ना लाइफस्टाइल से में जड़ से ये जुड़ी हुई ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जब तक हम इनको समझेंगे नहीं और इनमें सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। मोबाइल्स ने, इन चीज़ों के ऊपर स्क्रीन टाइम ने, और जो उनसे रेडिएशन निकलती है, उसने इन चीज़ों में और एड ऑन एक एडिटिव इफेक्ट कर दिया है। बट बेसिक रूट कॉज पे काम करना चालू करेंगे तो जरूर सुधार होगा, और हम इस जल्दी कम उम्र में डेवलप होने वाली प्रॉब्लम से बचेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि अब सर्दी चालू हो गई है, तो जो गठिया रोगी है या रीढ़ की हड्डी से जो सर्वाइकल है या स्पॉन्डिलाइटिस, जो इस तरह की जो बीमारी, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा या किस तरह से क्या किया जाए? देखिए, अब जैसे पिछले कुछ दिनों से चिल आया है, शीतलहर जिसे बोलते हैं, एकदम से जब टेम्परेचर फॉल करता है तो मांसपेशियों में, नसों में सिकुड़न आती है। ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ होती हैं, टाइट होती हैं। हमारी नर्व्स में सिकुड़न आती है। ब्लड सर्कुलेशन, खून का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो होता है, स्पाज्म डेवलप होता है आर्टरीज में जो खून का दौरा लेकर के जाती हैं, और खून थोड़ा गाढ़ा होता है। ये नेचुरल टेम्परेचर रिलेटेड ना चेंजेस हैं। ऐसे में जब हमें मालूम है कि सर्दी में स्टिफनेस इंक्रीज होती है, खास तौर पे जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम है, पहले से जिनको बैक पेन, सर्वाइकल वगैरह रहता है, वो लोग बहुत परेशान होने लग जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सनलाइट एक्सपोजर कम हो जाता है। कई दिनों का है ना, अब जैसे आगे और शीतलहर बढ़ेगी, धूप निकलना कम हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं। हम भी दुबक करके रजाई में घर पे जाड़े में बैठ जाते हैं, हीटर वीटर चला करके। हम उल्टा करते हैं। जो हमें करना चाहिए एक्चुअल में, उस स्टिफनेस को और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, नसों को, मांसपेशियों को रवा करने के लिए हमें थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए। हमें पार्क जाना चाहिए, सैर करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा ना से बढ़िया स्ट्रेचिंग का कोई और तरीका नहीं है। पूरी दुनिया समझती है, हम लोग नहीं समझते हैं, घर में भी नहीं कर पाते हैं। हमें योगा करने के लिए या किसी भी तरीके की स्ट्रेचिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कहीं ठंड में बाहर ना 4 डिग्री में हमें कहीं बाहर निकल के काम करना है। वो काम अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। तो हम लोग परेशान होते हैं, और इस परेशानी से बचने का तरीका यही है कि हम जो रजाई में दुबक जाते हैं और बिल्कुल धूप नहीं लेते हैं, जितनी निकलती है उतनी भी नहीं लेते हैं, और बिल्कुल स्ट्रेचिंग, योगा, कोई व्यायाम, कसरत नहीं करते हैं, तो हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से योगा करके हम लोग अपने कई बीमारियों से इलाज कर सकते हैं, और कई बीमारियों से हम लोग जो है बच भी सकते हैं योगा करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।